हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के नए पैटर्न पर बेस्ड पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है कि कैसा पेपर आपका आएगा ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि 10th में सीबीएसई ने जो चेंजेस किया है पैटर्न में, केंद्रीय विद्यालय ने सेम 9th और 11th में भी चेंजेस किए हैं। और मेन जो चेंज है, अगर हम सोशल साइंस के पेपर की बात करें, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो पहले नहीं आते थे, और दूसरा है आपका पैसेजेस, जो आपको पैसेज दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्चुअली तीनों सब्जेक्ट आपके जो है इसमें सोशल साइंस में, वन इज ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री, तीनों से आपको एक एक पैसेजेस दिए जाएंगे और 4 to 5 क्वेश्चंस वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है पेपर आसान ही बनाया गया है, जैसे कि 10th में सीबीएसई ने किया, 9th में सभी जानते हैं बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई है, तो उसमें से आंसर सेलेक्ट करना थोड़ा सा इजी रहता है रादर देन कि आप उनको लर्न करके आए फिर आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखने पड़े। कैसा पेपर होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे। मैं साथ साथ आपको आंसर्स भी बता दूंगी जिससे कि रिवाइज भी हो जाए आपका। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फैक्टर इन रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप। इनमें से कौन सा यूरोप में रेवोल्यूशन का एक फैक्टर नहीं था? अक्टूबर मैनिफेस्टो, ब्लडी संडे, कंडीशन ऑफ वर्कर्स, रूसो जापानीज वॉर। ऑब्वियसली अक्टूबर मैनिफेस्टो ए नहीं था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं था ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर की 450 फैमिलीज जो थी उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का वो किस तरीके से था, उसके बेसिस पर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। उसमें लैंडलेस फार्मर्स कितने थे? दोज वर 150। लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड जिनके पास थी, ऐसे फार्मर्स थे 240। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, growing more than one crop in a piece of land during the year is known as multiple cropping। absolutely true statement है ये, true false आपको बताना था। एक से ज्यादा क्रॉप फसल जब आप उगाते हैं एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक साल में, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। जो सेंसस है आपका, सैंपल सर्वे जो लेती है पॉवर्टी लाइन को एसेस करने के लिए, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज NSSO, दैट मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विच एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम प्रोवाइड 100 days ऑफ एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पुअर। गांव के जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का एश्योर्ड गारंटी देती है ये एम्प्लॉयमेंट का, दैट इज नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा 2005 में ये एक्ट आया था। पूरे साल में 100 दिन की आपको श्योरली आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया इज डैश कैलोरी पर ईयर फॉर रूरल एरिया। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हुआ है, रूरल एरिया में थोड़ी जो रिक्वायर्ड कैलोरी है वो ज़्यादा है क्योंकि फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लोग एग्रीकल्चर वगैरह इन सब कामों में ज़्यादा रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। लेकिन सिटीज़ में क्योंकि टर्शरी सेक्टर ज़्यादा है तो वहाँ पर एवरेज कैलोरीज जो है दोज वर 2000 कैलोरीज, और जो रूरल का है दैट इज 2400। ओके, नेक्स्ट, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? दिस इज 94 डिग्री 25 मिनट्स, इसको मिनट्स बोलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट डैश इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड सिचुएटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं, 2 ही आइलैंड है हमारे पास, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरेबियन सी में। अगला क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड हैज बीन टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। किस लैटिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया गया? दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82.5 डिग्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सर्दियों में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? दैट दे कॉज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आगे मैच करना है आपको, सिमलीपाल दिस इज इन उड़ीसा, नंदा देवी इज उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड। डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन में 2 वर्ड्स आप याद कर लीजिए, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, किनके बीच में? बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो एक इंटर रिलेशनशिप या फिर इंटर डिपेंडेंस है। हम लोग एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, आप जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल ही अगर आप ले लें, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, वो CO2 को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो एक तरीके से डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इस इंटरडिपेंडेंस को
जो फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, दिस इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम। सिंपल। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन भी आपके आने वाले हैं इस बार, ये साइंस में भी है एंड सोशल साइंस में भी है। असर्शन, आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास द लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशरी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये कहा गया है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है, कोई भी चेंजेस करती है, तो उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जुडिशरी की पावर को रिड्यूस कर दे। आप जानते हैं ये, इनफैक्ट हम लोग इंडिया के पार्लियामेंट्री फीचर में भी लिखते हैं कि इंडिया की जो पार्लियामेंट्री है दैट इज इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इसका रीज़न इन्होंने ये दिया है, द कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कंट्री क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पर, एंड देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है यहाँ पर। अब ऑप्शंस हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है, फिर दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो इसमें स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी सही है। यही रीजन है कि ऐसा ये रखा गया है कि उसकी पावर को रिड्यूस ना किया जाए, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसकी। ऑप्शन आपका ए सही है इसमें, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से आप डेमोक्रेसी का फेवर कर रहे हैं तो कौन सा आर्ग्यूमेंट एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली ट्रू। डेमोक्रेसी इसी पर बेस्ड है कि सभी लोग फ्री रहे और इक्वल है लॉ के सामने सभी। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, एब्सोल्युटली, क्योंकि सभी डिस्कशन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। ऑटोक्रेसी नहीं है कि एक आदमी ने कोई डिसीजन ले लिया। इनफैक्ट अगर प्राइम मिनिस्टर भी है वो भी कंट्री में चेंज के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको भी पहले अपनी कैबिनेट से डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद लॉ को पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, वहां पर बहुमत साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लॉ आ सकता है उस पर। तीसरा क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल, ज्यादा जवाबदेह होती है लोगों के लिए। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि सरकार जो बनाते हैं वो डेमोक्रेसी में लोग ही बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं है, जवाब नहीं दे रहे हैं कोई भी काम करके, तो अगली बार गवर्नमेंट आपकी नहीं आएगी। तो ये भी होता है। डेमोक्रेसीज आर मोस्ट प्रॉस्पेरस, डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती है, समृद्ध होती है, मतलब देश इनसे तरक्की करता है आगे की तरफ। ये एक सही नहीं है। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेसी है जिनमें, लेकिन फिर भी पीछे है। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ऑटोक्रेसी है या फिर किंगशिप है अभी तक, लेकिन वो अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये एक सही नहीं होगा आप किसी को कहे कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो देश जो है वो प्रॉस्पेरस हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। ये एक सही बात नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है इसमें। आप डेमोक्रेसी के फेवर में ये तीन चीज़ें दे भी सकते हैं अगर वैसे भी क्वेश्चन आता है 3 मार्क में। अभी तो ये 1 मार्कर्स ही चल रहे हैं। लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, अगला क्वेश्चन आपका इन सभी, अरेंज इन ऑर्डर, इनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, इनको टाइम सीक्वेंस में लिखिए, बिगनिंग से एंड तक। ओके, कास्टिंग ऑफ वोट, वोट देना, डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम ही याद आ रहा है, इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करना, फाइलिंग नॉमिनेशन। तो सबसे पहले तो नॉमिनेशन फाइल करते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि किस पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उसके बाद लोग वोट देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सब जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया का फीचर नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बिल्कुल है। इनफैक्ट इसी पर बेस्ड हमारा पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है कि 18 साल से कोई भी बड़ा अगर पर्सन 18 ईयर से अबव जो है, वहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट चलता है। आप किस कास्ट के हैं, आप किस रिलीजन के, आप कितने रिच है, कितने पुअर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 पर्सन 1 वोट, हर किसी के पास वोटिंग का एक ही राइट है। और ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, ये रीपोलिंग हो सकती है अगर कोई धांधली हुई है किसी उसको करने में, तो पुनः मतदान का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट जो है वो दे सकता है। जुडिशियरी के पास ये राइट होता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लेजिस्लेचर फॉर नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। बिल्कुल, आपने कई बार सुना होगा कि इलेक्शंस में गवर्नमेंट जो है वो सीट रिजर्व कर देती है कि इस सीट से इस बार कोई महिला कैंडिडेट ही लड़ेगी या फिर कोई शेड्यूल कास्ट ही लड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब्स ही लड़ेंगे। तो ये भी होता है। कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक मतदान, ये नहीं होता। अंग्रेजों ने इनफैक्ट ये कराया जरूर था आपस में भेदभाव के लिए कि एक कम्युनिटी के लोग ही सिर्फ इलेक्शन में इकट्ठा हो सकते हैं और वही वोट दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं है इंडिया में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है आपका। लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा क्या है? राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, कम है, बराबर है या नहीं? तो ये तो आप सब जानते हो कि लोकसभा के पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर है, क्योंकि कैबिनेट हमारी जो है वो इसी में ही बैठती है, जितने भी MPs है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट, हाउ वॉज वाइमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूटेड? वाइमर रिपब्लिक जो था वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ एंड व्हाट वर इट्स टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स? इसके दो इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स क्या थी? ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा देती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर मैंने बताया था आपको उसमें मैं बोल देती हूँ, लेकिन आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आती, कई बार आंसर्स आप अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखिए, वाइमर रिपब्लिक कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसकी शॉर्ट कमिंग्स आपको लिखनी है। पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, डिटेल्स आप डेफिनेटली लिख ही पाएंगे। सबसे पहला तो था कॉन्स्टिट्यूट कैसा हुआ, उसमें डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी डिफीट हो गया था। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि जर्मन की जो पॉलिटिक्स है उसको रिकास्ट किया जाए। आपने जनरली देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफ़ी सारे कंट्रीज में चेंजेस हुए थे। सरकार हार जाती है तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाता है, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग नए आ जाते हैं लोगों को के कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए, पावर में आने के लिए। तो वहाँ पर भी यही हुआ, नेशनल असेंबली मीट हुई वाइमर में, असेंबली हुई और उसके बाद डेप्यूटीज वर इलेक्टेड टू द रिचस्टैग वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है, तो उसके लिए फिर डेप्यूटीज इलेक्ट किए गए। लेकिन इसमें 2 शॉर्ट कमिंग्स थी। शॉर्ट कमिंग्स पहली तो ये थी, प्रोपोर्शनल री इलेक्टोरेट मेड वन पार्टी सिस्टम एन इम्पॉसिबल टास्क। इसमें क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इतनी सारी पार्टीज हो गई थी, वहां पर मल्टीपल पार्टीज की कोई भी एक पार्टी उभर के ऐसे सामने आ ही नहीं रही थी, यानी कि किसी को भी अगर बहुमत कहे तो वो नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन लोगों को कोलिजन यानी कि गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। और आप जानते हैं कोलिजन में क्या होता है, कोई भी डिसीजन ढंग से नहीं लिया जाता, किसी की भी बात नहीं मानी जा रही थी, आपस में इतने सारे उनमें मतभेद हो रहे थे, जिसकी वजह से एक तो ये फेलियर रहा कि बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज जो हो गई। सेकेंड था, आर्टिकल 48 ने प्रेसिडेंट को पावर देती थी इमरजेंसी इंपोज करने की, और बहुत ज़्यादा इसमें कंडीशंस भी नहीं लगाए थे, जिसके बाद देखा गया कि प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते थे। ओके, यानी कि रूल ऑफ प्रेसिडेंट लगा दिया जाता था। तो ये 2 मेन शॉर्ट कमिंग्स थी यहाँ की। होपफुली इनको आप अब डिटेल में लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन 3 पॉइंट फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज एन इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप जानते हैं ह्यूमन को, लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल माना जाता है किसी भी देश की। पैसा भले ही कहीं पर ना हो, लेकिन अगर लोग एजुकेटेड है, काम अच्छे से कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर उसका ब्राइट माना जाता है। इसलिए इंडिया को कहा जा रहा है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हमारे पास यंग जनरेशन काफ़ी है और पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आपने अगर नाम सुना हो HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, केंद्रीय विद्यालय उन्हीं के अंडर आते हैं ये KVS। तो वो स्कूल को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर, आपको तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है इसका, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोगों की मेंटल एफिशिएंसी बढ़ाती है। जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है उससे लोगों में एफिशिएंसी बढ़ती है, अच्छी लेबर हमें मिलेगी, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लेबर होगी। अगर आप मशीन को यूज़ करना जानेंगे तो प्रोडक्शन डेफिनेटली ज़्यादा कर पाएंगे, पढ़े लिखे अगर होंगे। एजुकेशन एक हेल्दी ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करते हैं जो कि चैलेंजिंग जॉब्स के प्रेशर को हैंडल कर सकती है। एजुकेशन जो है मॉडर्नाइज करती है लोगों के एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, लोगों की सोच थोड़ी सी मॉडर्न होती है, जिससे कि कोई भी कंट्री डेवलप बनती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है वहाँ की। ओके, तो एजुकेशन के फेवर में तो आप जितना लिखना चाहे, पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए ही पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन क्यों दे रही है, वो पैसा वो कहीं और भी तो लगा सकती है, क्योंकि वो जानती है आज वो फ्री में एजुकेशन दे रही है लोगों को, कल वही बच्चे बड़े होंगे तो गवर्नमेंट को पे बैक भी तो करेंगे, टैक्स देंगे, नौकरियां करेंगे। आप उन्हें एजुकेट ही नहीं करोगे तो वो कुछ काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन के थ्रू ही होता है। खैर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब एनी 3 प्रोग्राम टेकन अप टू एलिवेट पॉवर्टी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से 3 प्रोग्राम चलाए हैं जिससे पॉवर्टी एलिवेट हो जाए, यानी कि गरीबी हटाने के लिए। बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रही है, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज तो हमारे पास उतनी है, उतने ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे और हर किसी के पास कमाएंगे तो गरीबी अपने आप ही बढ़ेगी। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है लोगों को, फ्री एजुकेशन दे रही है, आप ये भी लिख सकते हैं, ताकि लोग जो है वो पढ़े लिखे बने, आगे कुछ काम कर सकें। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स कर रही है, ऐसा ना हो कि एक आदमी बहुत अमीर है, बहुत सारी लैंड है, कि कुछ जो है लैंडलेस है, तो उसमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, कितनी लैंड आप रख सकते हैं। कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसमें आप नरेगा का डाल ही सकते हैं। 2005 की 100 दिन की आपको गारंटीड रोजगार मिलेगा। कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए।
अगला क्वेश्चन जो हमारे इस बार के सैम्पल पेपर में है, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो प्रोपोर्शन है गरीब लोगों का हर स्टेट में सेम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करिए कि हाँ नहीं है। एग्जाम्पल्स कुछ दे दीजिए। सबसे पहले तो 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन नेशनल एवरेज, यानी कि 20 है हमारे स्टेट जो कि अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने कि जो पॉवर्टी की जो परसेंट थी वहाँ पर वो कम कर ली है। अब किस तरीके से किया वो हर किसी का अलग अलग है। जैसे अगर इसमें आप एक एग्जांपल देना चाहे पंजाब और हरियाणा का दे सकते हैं कि उन्होंने अपने जो हरियाणा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है इसमें मेन चेंजेस किए हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी, लोगों को HYV सीड्स दिलाए, जो एडवांस मशीनरी है उसकी हेल्प से कैसे भी करके वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ाई, जिससे कि लोग जो है पॉवर्टी से बाहर आ सके। पॉवर्टी स्टिल ए सीरियस प्रॉब्लम इन उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पॉवर्टी अभी भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। उड़ीसा में इनफैक्ट 47% अगर आप एग्जैक्ट बाइट डेटा जाना चाहें, और बिहार में 43% लोग जो है आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हाफ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो देख लीजिए कुछ जो स्टेट्स हैं, माफ करिएगा, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ में इतने ज़्यादा पुअर है। अलॉन्ग विथ रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन स्टेट्स में। जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग, शहर के लोग में भी गरीबी है। इनफैक्ट वहाँ पर आपको ज़्यादा सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है। गांव में कम से कम लोगों के पास रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना तो होता है, यहाँ पर खाना भी नहीं मिलता है ना, काम नहीं मिला अगर तो आपको रोड पे भी रहना पड़ता है। तो शहरों में भी गरीबी देखने को मिलती है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में। कहाँ पर? केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। और कैसे किया? केरला का अगर आप एक एग्जाम्पल दे दे, एक दो एग्जाम्पल आप देते रहिए एग्जाम में, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि आपको टॉपिक आता है, बिल्कुल रटे रटाए आप आंसर लिखेंगे तो खैर मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, उसमें भी नो डाउट, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देंगे। जैसे केरला का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉवर्टी एलिवेट की है केरला ने, वो किए एजुकेशन के थ्रू। हर स्टेट ने अपना अलग अलग तरीके अपनाए हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को, इन्होंने PDS सिस्टम अपना बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो राशन शॉप्स हैं कई स्टेट में, आप राशन शॉप में प्रॉब्लम भी, आई थिंक 9th क्लास का ही टॉपिक है वो भी, कि टाइम पे नहीं मिलता है या फिर उसमें कितना खराब मिलता है, लोग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं या फिर बेच देते हैं, टाइम पर दुकानें नहीं खुलती, जो भी है कारण। तो लेकिन यहाँ का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का PDS सिस्टम बहुत अच्छा है, गरीबों को बहुत कम रेट पर, इनफैक्ट एक टाइम पर तो आई थिंक ऐसा था 1 रुपये 2 रुपये में पूरा खाना आपको मिल जाता था। तो इन्होंने ऐसे गरीबी कम किए। केरला ने जो है एजुकेशन इतनी अच्छी की, 99 लोग वहाँ के एजुकेटेड है। एजुकेशन होगी तो जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो गरीबी अपने आप हटेगी, है ना। तो कुछ स्टेट कर रहे हैं, कुछ स्टेट बहुत प्रॉस्पेरस हो रहे हैं एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि ज़मीन बहुत अच्छी है, जो भी कारण, लेकिन कुछ अभी भी बहुत पीछे है। तो इससे जस्टिफाई होता है कि गरीबी सभी स्टेट में सेम नहीं है। खैर आगे आते हैं। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन वेस्ट। अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो 2 घंटे पहले निकल जाता है। नाम ही अरुणाचल प्रदेश इसलिए, इसका अरुण मतलब सूरज, क्यों, और हमारे सबसे ईस्टर्न स्टेट है, सबसे पूर्व में जो स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, और सनराइज पूर्व से ही होता है, ईस्टर्न साइड से राइज होता है, तो दैट इज वाई सबसे पहले इसी में निकलता है। और गुजरात क्योंकि वेस्टर्न स्टेट है तो सबसे पहले वहाँ, सबसे लास्ट में, माफ करिएगा, वहाँ पर निकलता है सूरज। तो 2 घंटे का डिफरेंस है, बट लेकिन द वॉचेस शोज द सेम टाइम, घड़ी में सेम टाइम होता है। हाउ डज दिस हैपन, ये क्यों होता है? तो इसका एक ही सिंपल सा रीजन है, दैट इज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमने लिए है इलाहाबाद नैनी से 82 डिग्री 30 मिनट्स का, वो स्टैंडर्ड कर दिया हमने, हर जगह सेम कर दिया। जबकि जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे उन्होंने ये कहा था, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, 2 घंटे का गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने कहा था 2 स्टैंडर्ड टाइम आप रख लीजिए। आप कई कंट्रीज़ को जानते भी होंगे जहाँ पर 7 इनफैक्ट 11 स्टैंडर्ड टाइम्स भी है, लेकिन हमें यूनिफिकेशन चाहिए था। ऐसा ना हो कि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइम है, यूपी में कुछ और टाइम है, सभी जगह एक जैसा रहे, यूनिटी रहे, इसके लिए एक ही टाइम लिया गया जो कि पूरी कंट्री में मान्य है। आप इसका अगर आंसर लिखना चाहे, पहले थोड़ा सा आपको इसमें बताना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर इतना बड़ा नहीं हो सकता। आंसर तो बस यही है कि हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है जो कि हर जगह सेम है, जिसको हम IST कहते हैं, दैट इज वाई टाइम सेम रहता है। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। खैर आगे आते हैं। डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, डेमोक्रेसी लोगों को उनकी मिस्टेक को सुधारने का मौका देती है। इसके सपोर्ट में 3 पॉइंट्स लिखिए, आपको लिखने हैं, सॉरी। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी डिस्कशन और कंसल्टेशन पर बेस्ड होती है। आपने सरकार चुनी, उसमें एक प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री भी अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि रातों रात बैठे बैठे दिमाग में कुछ आए चलिए ये कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले आपके जो कैबिनेट है,
एक क्लोज एक किचन उसको कहा जाता है, जिसमें आप पहले डिस्कस करते हैं, वहां से आइडिया बाहर आएगा, फिर आप उसको पार्लियामेंट में रखेंगे, वहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी इसके फेवर में है, उसके बाद वो उस राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब वो साइन होगा। तो कहने का मतलब है इतने डिस्कशन के बाद ये होता है, अगर कोई मिस्टेक हुई तो बीच में करेक्शन के उसमें स्कोप बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लेवल से पास होता है, प्रॉपर डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद ही वो जो है फाइनलाइज होता है। सेकंड इसके फेवर में ये है कि डेमोक्रेसी कैसे अलाउ करती है, दैट इज राइट टू प्रोटेस्ट। बहुत रीसेंट एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, गवर्नमेंट लॉ ला चुकी है, लेकिन ये अधिकार उन्हें डेमोक्रेसी ने दिया है कि आप हमारे ऊपर अगर लॉ ला रहे हैं और हमें वो पसंद नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि जो है ये गलत है, तो अपनी जो भूल है उसको सुधारने का मौका मिलता है। तो राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है, कोई भी गवर्नमेंट को फोर्स कर सकता है उनके लॉ को चेंज करने के लिए। तीसरा आप बना दीजिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो है उससे भी एक मेन हमारा ये है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो एक तरीके से इंटरफेयर कर सकती है, कोई भी अगर लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, जैसे कि ये लॉ बनाया, उसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो हटाया नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर उनको लगता कि कोई प्रॉब्लम है लॉ में तो वो जो है गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती थी उसको हटाने के लिए। तो ये 3 रीजन से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक स्कोप देती है, जो गवर्नमेंट में आप भले ही हो लेकिन आप अपनी अगर कोई गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं। खैर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में 3 जो चैलेंजेस हैं जो फेस ये करती है, उसके एग्जाम्पल, उसके जो है पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये आंसर्स इतने ही थे एक्चुअली। चलिए, तो इसमें ये एक्चुअली लास्ट, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें भी मैंने ये आपको बताया था। सबसे पहले मेन जो प्रॉब्लम है जो कि इलेक्शन कमीशन बहुत कोशिश करता है इरेडिकेट करने की, दैट इज यूज ऑफ मनी। इलेक्शन के प्रचार प्रसार में जो पैसे हैं उनका इतने ज़्यादा चुनौतियाँ की अगर हम बात करें, इतने ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल होता है और लोगों को कहीं ना कहीं बहकाया फुसलाया जाता है अपने फेवर में वोट करने के लिए। ऑल्दो लोग आजकल एजुकेटेड है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है वो कहीं ना कहीं झांसे में आ जाते हैं। दूसरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लोग पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स तो है ही, उन्हीं को टिकट दिया जाता है, डर के मारे लोग वोट भी उन्हीं को देते हैं। तो जो एक्चुअल होना चाहिए, जो कि डेवलपमेंट कर सकता है उस प्लेस की, जिसको लोग चाहते हैं, चाहकर भी वोट नहीं देते और वो पॉलिटिक्स में आगे नहीं आता है। तीसरा मेन, दैट इज व्हाट वाज द वर्ड, नेपोटिज्म। यस, कि कुछ फैमिलीज है जो कि बड़े टाइम से इसको पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट कर रही है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स नाउ दे आर जो है उसको पॉलिटिक्स में है, उनके बच्चे होंगे। तो यानी कि एक तरीके से ये किसी जागीर की तरह आगे ट्रांसफर की जा रही है, जो लोग एक्चुअली में डिजर्विंग है, उसकी वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम है। बाकी आप करप्शन लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में करप्शन एंड ऑल। चलिए, ये 3 ही लिखने हैं आपको। अब आगे आते हैं, ये देखिए, ये आपका ये सेक्शन सी है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो चेंजेस हैं इस बार। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ये हिस्ट्री से है आपका पैराग्राफ, वर्ल्ड हिस्ट्री से। इसको पढ़िए और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आंसर करने हैं। अब ये मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि 23 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं करनी है हमें। आप पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ये हिंदी के बच्चों के लिए है जो हिंदी में सोशल साइंस पढ़ते हैं, और ये है इंग्लिश वालों के लिए। मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ। हाउ डिड जर्मनी मेक इनिशियल गेन्स। जर्मनी ने शुरू में गेन्स, इनिशियल गेन्स कैसे किए, तो उन्हें कहते हैं बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। OQCWPYING, पाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जी, नेक्स्ट, विच कंट्री स्ट्रेंथन दी एलाइज। कौन सी कंट्री थी जिसने कि उनके एलाइज को स्ट्रेंथन किया था, दैट इज USA। एट विच प्लेस नेशनल असेंबली मेट। नेशनल असेंबली किस जगह पर मिली थी, दैट इज वाइमर। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट, ये भी पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज रीचस्टैग। वहाँ की जर्मन की पार्लियामेंट को कहा जाता है। ये सारे आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेंथन द एलाइज, US एंट्रीज 1917 एंड ऑल। खैर आगे आते हैं। दूसरा ये पैराग्राफ है, दिस इज फ्रॉम एक्टिविटीज। ये है आपका सिविक्स से, पढ़ लीजिए, आंसर्स मैं बता देती हूँ। आप पढ़ लीजिए, कोशिश करिए खुद आंसर देने की, फिर जो आंसर्स है उनसे क्रॉस चेक करिए कि आंसर सही है नहीं। इन विच सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड। मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में इंक्लूड होती है, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट, विच एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किन्हें कहा जाता है, फॉरेस्ट्री,
एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। आंसर यहाँ पे भी होगा आपका। नेक्स्ट ये रही सारी। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए प्राइमरी सेक्टर का। दैट इज, ये सारी ही है। ओके, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन पूछी है, एक सेकेंड रुकिए। सॉरी, ये है भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आंसर, मुझे लगा प्राइमरी एक्टिविटीज पूछ रहे हैं। दीज एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू नेशनल इनकम, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड का आंसर ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्हें कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज ये है। नेक्स्ट, डिफाइन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो जिनमें रेम्यूनरेशन मिलता है किसी को जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है फॉर प्रॉफिट या फिर आपके प्रॉफिट के लिए या पे के लिए। चलिए आगे, ये आपका ज्योग्राफी से है, पॉज करके पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं कैसा आएगा। ये रहा, एयर टेम्परेचर जनरली डैश फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ऑब्वियसली डिक्रीज होता है। पोल्स पर तो आप जाते हैं, बर्फ ही जमा रहता है हमेशा। ऑन विच द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड, कहीं पर कहीं का भी जो कितना प्रेशर होगा, कैसा विंड सिस्टम होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड पर, कितनी हाई उस पर, कितने ऑल्टीट्यूड पर कोई प्लेस है। डिफाइन ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट, वो एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन अ क्लाइमेट। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कौन देता है क्लाइमेट को, दैट इज सी, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता, मॉडरेट रखता है, बनाए रखता है उसको अपने टेम्परेचर को। ओके, नेक्स्ट, ये है आपके पैराग्राफ मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि पहला जो था वर्ल्ड हिस्ट्री से था, ये इंडियन हिस्ट्री से एक पैराग्राफ है, फिर से देख लीजिए, इसको आंसर दे देते हैं। विच इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया का सबसे ज्यादा जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा, दैट इज कैबिनेट। नेक्स्ट, हु कंट्रोल द कैबिनेट इन पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, उसको कंट्रोल करता है पार्लियामेंट और कैबिनेट को। हु हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक एंड एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था पब्लिक और एक इनॉर्मस अथॉरिटी जो है वो भी एक्सरसाइज की थी। इन विच सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक सीजन्स एज ही लाइक, सीजन्स ये डिसीजंस होगा, सॉरी, किस उसमें डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये तब होता है जब गठबंधन की सरकार हो, इन अ कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट। तो ये थे आपके पैराग्राफ्स। ओके, तो इस तरीके से आपके पैराग्राफ आएंगे जो कि इस बार इजी ही होगा। अब आते हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस पर। इसके आंसर्स मैं आपको प्रॉपर दिखा के ही करूंगी। जब भी आप सोशल साइंस में लिखे तो अभी से प्रैक्टिस बना ले, अभी आपकी 9th क्लास है, 10th में बहुत काम आएगा। हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखिए। नंबर 1, अगर आपको 5 रीजंस पूछे हुए तो प्लीज़ पैराग्राफ में मत लिखिए, वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है टीचर के ऊपर। एक पॉइंट लिखिए फिर उसको एक्सप्लेन करिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका, सोशल डिस्पैरिटी वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। 5 एग्जाम्पल देके बताओ कि किस तरीके से सोशल जो डिस्पैरिटी थी, सामाजिक जो एक तरीके से डिस्पैरिटीज थी, असमानता थी फ्रांस में, वो एक कारण बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आंसर दिखाई देते हैं आपको। सबसे पहले तो फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, उसके बाद थर्ड एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। नोबल्स को बहुत सारी प्रिविलेजेस थी। अब आपने पॉइंट में बता रही हूँ, अब आप इसमें डिटेल अपने आप लिखेंगे क्या क्या प्रिविलेजेस थी, क्या बर्डन था, थर्ड एस्टेट के ऊपर टैक्स का बहुत बर्डन था एंड ऑल, थोड़ा सा डिटेल में इसको लिख लीजिएगा। जो पीपल थे अलग अलग एस्टेट के, उनमें बहुत ज़्यादा गैप था और कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो ये 5 कारण की वजह से जो कि असमानताएं थी समाज में, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक तरीके से ये भी एक कारण बने। इसका और पार्ट है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या एक तरीके से सर्कमस्टांसेस रहे, पूरा आपको डिटेल में बताना है। अगेन 5 पॉइंट्स। सबसे पहले लुइस 6 जो किंग थे वो एक ऑटोक्रेट थे, एक तानाशाह जिसको आप कहेंगे वो थे। सोशल ऑर्डर फ्रांस का जो था वो ग्रॉस इनइक्वालिटीज थी उसमें, जिसके पॉइंट आपने ऊपर देखे भी। थर्ड एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था लोगों में। जब इनइक्वालिटीज होती है, असमानताएं होती है, तो कहीं ना कहीं लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तभी जाकर कहीं पर रेवोल्यूशन होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस थे, पैसे की बहुत कमी थी। इवोल्यूशन इन द रिल्म ऑफ आइडियाज, लोगों का एक तरीके से रिल्म ऑफ आइडियाज जो था उसमें वो इवॉल्व होने लगा धीरे धीरे। एंड नो शेयर ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में लोगों का कोई भी शेयर नहीं था। इनको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा। आगे, व्हाट इज कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन क्या है, एंड डिस्कस एनी 4 फीचर्स ऑफ स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था उसके आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी है जो कि स्टालिन ने की थी रशिया में
जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था विच वॉज टेकन अवे फ्रॉम पीजेंट्स, कि लैंड जो है वो पीजेंट्स से और कुलकास से ले ली जाएगी, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मेन रीज़न था शॉर्टेज ऑफ ग्रेन सप्लाईज, जो ग्रेन की जो सप्लाईज थी, अनाज की जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी। इट वॉज आर्ग्यूड, और ऐसा आर्ग्यू किया गया दैट ग्रेन शॉर्टेज वॉज पार्शली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि क्योंकि बहुत छोटी छोटी लैंड है सभी के पास, इसलिए जो है वो कम है। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स, इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम जो एग्रीकल्चर है उसी को भी मॉडर्न तरीके से डेवलप करेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स और मशीन को यूज़ करके। 1929 से गवर्नमेंट ने फोर्स किया सभी पीजेंट्स को टू कल्टिवेट ऑन कलेक्टिव फार्म, कोलकोज जिनको कहा गया। बहुत सारे पीजेंट्स ने रेजिस्ट कर दिया, मना कर दिया कि हम कलेक्टिवली एक पीस ऑफ लैंड पे बहुत सारे फार्मर्स काम करें, ये नहीं करेंगे। पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे डिड नॉट वर्क ऑन कलेक्टिव फार्म्स एंड कलेक्टिवाइजेशन डिड नॉट इमीडिएटली लीड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इमीडिएटली इनसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, ओके ये हो गया। और में एग्जामिन द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन के मेन इवेंट्स क्या थे और इफेक्ट्स क्या थे। अक्टूबर रेवोल्यूशन पहले तो देख लेते हैं। लेनिन जो है वो एग्जाइल से वापस आए थे, एग्जाइल में उनको रखा गया था, और उनने एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर जो है वो किया, मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी अंडर लियोन ट्रॉस्कोई के साथ मिलके। इट वॉज टाइम्ड ऑन अक्टूबर 23, 1917, केप्ट अ सीक्रेट सेंसिंग, प्लीज पढ़ लीजिए इसको, आपकी बुक से होगा, आई एम श्योर आप जानते होंगे क्या क्या इवेंट्स रहे। ट्रबल द प्रोविजन गवर्नमेंट सीज्ड 2 बोल्शेविक बिल्डिंग्स इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी सीज्ड एवरी ट्रैजिक पॉइंट इन Petrograd. The Navy played a significant role in assault of Winter Palace. The provisional government at Winter Palace was put under arrest. Kerensky, however, escaped by December. The Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. और इफेक्ट्स क्या हुए? The power passed into hands of Bolshevik under Lenin. चलिए पावर मिली लेनिन को। गवर्नमेंट विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लेता रशिया ने तभी के तभी इसके बाद, एंड साइन अ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क विद जर्मनी, जर्मनी के साथ भी एक जो है इन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली थी। उसके बाद जर्मनी हार भी गया था इनफैक्ट। द राइट ऑफ ऑल पीपल टू इक्वालिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन वॉज प्रोक्लेम्ड, सभी लोग इक्वल है और सेल्फ डिटर्मिनेशन से काम करेंगे, प्रोक्लेम कर दिया। और रशिया पहला सोशलिस्ट स्टेट बना था वर्ल्ड का, जो कि आप देखते होंगे यूएसएसआर, सोशलिस्ट स्टेट रिपब्लिक जो है इसमें लिखा जाता है। ओके ये था। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करिए विच हैज एनेबल द फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, जिनकी वजह से लैंड के ऊपर जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 5 पॉइंट्स तो आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, फार्मिंग मेथड जो है वो मॉडर्न हो गए हैं। यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, आप जानते हैं इनको थोड़ी जो फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये उपज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है। पेस्टिसाइड्स आ गए, पहले लोगों की फसलें पेस्ट जो है वो खराब कर देते थे, अब उनको मारने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए जिनसे ग्रोथ बहुत हाई होती है, और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड लोग अपनाने लगे हैं, एक ही बार में एक साल में एक पीस ऑफ लैंड पर कई सारे क्रॉप्स उगाते हैं। तो इन कारण से इंडिया में जो है या फिर किसी भी उसमें सेम लैंड के ऊपर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द लैंड ऑफ इंडियाज डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, इंडिया की जो लैंड है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, मैं आपको थोड़ा सा लेकिन मोटा मोटा बता दूँ कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें वही दिया होगा, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। चलिए 30th क्वेश्चन है ये, इंडिया में सबसे ऊपर हिमालय है, अगर हम बिल्कुल नॉर्थ साइड से जाएं, हिमालयन माउंटेन्स है नॉर्थ में, जिसमें पीक्स बहुत ज़्यादा स्टीप है, वैलीज हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें हमें माउंटेन से मिल सकती है वो भी है। फिर थोड़ा नीचे आ जाइए, बीच में हमारे गंगेटिक प्लेन्स हैं, पूरा प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जिसमें कंपोज्ड ऑफ एलुवियम, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जाती है। उसके बाद थोड़ा लेफ्ट में आ जाइए, वहाँ पर डेजर्टिक एरिया है, डेजर्ट्स हैं राजस्थान में, वो भी एक वेरिएशन ही है फिजिकल। आप देखें बिल्कुल आपको हर जगह सैंड मिलेगी, रेत मिलेगा, अलग टेम्परेचर है, अलग तरीके की बिल्डिंग्स है, सब कुछ डिफरेंट। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो प्लेटू है हमारे पास, इग्निशियस रॉक्स के, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बने हुए, जो कि एक बहुत पुरानी वो है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू है जो कि मोस्ट स्टेबल ब्लॉक्स है, सबसे ज़्यादा एंशिएंट लैंड मास है। और उसके बाद एक और अगर आप लिखना चाहें, 2000 घाट्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स भी है।
तो इससे हमें पता लगता है कि बहुत सारी वेरिएशंस हैं इंडिया में, पहाड़ भी है, प्लेन भी है, और भाई हमारे पास डेजर्ट भी है, प्लेटू भी है, घाट्स भी है, और तो और आइलैंड्स भी है। आइलैंड्स भी आप दोनों को लिख सकते हैं, जो लक्षद्वीप और अंडमान है वहाँ का अलग है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बिल्कुल अलग एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, अलग तरीके की वेजिटेशन है। तो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 5 सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हम पहले भी कर चुके हैं, 5 फीचर्स आपको लिखने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन एंड लेंथीएस्ट। कई सारी कंट्रीज अगर आप देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल ही है, बोल दिया गया है, जैसे कि आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और लेंथीएस्ट मतलब सबसे बड़ा है। अलग अलग कंट्री में जो हमें चीज़ें अच्छी लगी हमने वो अपने इसमें जोड़ लिया। दूसरा है कि स्लाइटली रिजिड भी है, थोड़ा सा कठोर है, कुछ चीज़ें चेंज करनी बहुत मुश्किल है, जैसे आपको बताया गया जुडिशरी की पावर आप चेंज नहीं कर सकते। जो सोल है हमारे, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसको आप नहीं बदल सकते। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ फ्लेक्सिबल भी है जिसको आपको सिंपल मेजॉरिटी अगर मिल जाए, हाफ से ज़्यादा लोग सहमत है तो आप उनको बदल सकते हैं। तो स्लाइटली रिजिड एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा मेन जो पॉइंट है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, पेंडेंट DENT होना चाहिए, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर नहीं आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट्स भी उनको दिए गए हैं, राइट्स एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे पास। वन इज वो भी आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी कि 18 से अबव जो भी है 1 पर्सन 1 वोट। सेक्युलर है, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट्री। आप ये तो हमने एक्चुअली ब्रिटिशर से ही ली है, क्योंकि जब वो यहाँ पर थे तो उन्होंने बहुत पहले से ये चीज़ चला दी थी, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस में थी, वो देखा भाला सिस्टम था, इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म अपनाई, ना कि प्रेसिडेंशियल। आप जैसे कि देखें यूएसए में प्रेसिडेंट जो है वो मेन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मेन होता है। तो जितने भी आपको याद रहे 5 फीचर्स कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप लिख दीजिए। फेडरेशन है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलिज्म भी है। अच्छा, एक और है कि हमारे यहाँ पर जो आपकी नेशनैलिटी है दैट इज वन ओनली, सिंगल सिटीजनशिप। आप अगर यूएसए का ही एग्जाम्पल ले, वहां पर एक आप देश के नागरिक है और एक की स्टेट के नागरिक है, 2 अलग सिटीजनशिप होती है लोगों की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सपोज करिए आप राजस्थान से तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक राजस्थान की सिटीजनशिप है और एक इंडिया की, सभी लोग इंडियन ही है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है। अगली आपकी मैप स्किल है। मैप पे आपको इन जो 3 चीजें इनमें से किसी 2 को बताना है कि कहाँ पर है। सबसे पहला है अ पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड, एक फ्रांस का पोर्ट जो कि स्लेव ट्रेड से रिलेटेड हो। सो यहाँ पर आप नांटेस लिख सकते हैं। ग्राफ पे मैं अभी तीनों चीज़ें बता दूंगी आपको। एपिसेंटर ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट इन वेस्टर्न फ्रांस, वेस्टर्न फ्रांस में जो मेन एपिसेंटर था मूवमेंट का दैट इज रूफेस, और हाउसो एवर यू प्रोनाउंस इट, रूफेस। नेक्स्ट इज द पोर्ट ऑफ फ्रांस एनरिच ड्यू टू स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड की वजह से एक पोर्ट जो कि बहुत एनरिच हो गया था, बहुत अमीर हो गया था, दैट इज बोर्डियोक्स। कहाँ पर है, एक सेकेंड मैप में दिखा देते हैं आपको। मैप नहीं दिया, एंड ऑफ ये रहा, सॉरी ये रहा। अच्छा, इन्होंने प्लेसेस तो दिए ही हुए हैं, तो नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। दिस इज नांटेस, दिस इज रूफेस एंड दिस इज बोर्डियोक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ये चीज़ें ये बताने आपको कहाँ पर है। जैसे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज इन राजस्थान। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला। दाचिंगम जम्मू एंड कश्मीर में है। रणथंबोर आपके राजस्थान में है। तो इनको आप मैप पे दिखा देंगे, एक सेकेंड। जो फिजिकल मैप ही दिया, पॉलिटिकल नहीं दिया, तो इसमें एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर दाचिंगम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, ऊपर की तरफ सरिस्का और रणथंबोर यहाँ है, और नीचे पेरियार जो है आपका वो यहाँ पर होगा केरला में। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा ये आप लोगों के लिए एग्जाम में, एक तरीके से रिवीजन भी होगी, थोड़े क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे कैसा लिखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।